कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अनसोल्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, 5 तक हो गए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। 5th क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को तीनों चारों कॉस्ट निकलवा दी थी, WACC आप लोगों को दिया था और वो आई होप निकल ही गया होगा, क्योंकि बुक वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी थी, मार्केट वैल्यू भी दे रखी थी। बस आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था? कल हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन चीज सीखी थी, मार्केट वैल्यू निकालना। वो वाली बात याद रखना जो मैंने कल करी थी। क्या? इंटरेस्ट को मैंने रेट से डिवाइड करा था, तो वो जो चीज समझाई थी मैंने आप लोगों को, उसमें किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद आज भी पूछ लेना, वो बहुत बढ़िया चीज थी, वही एक नई चीज थी। बस आगे आओ, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6। कल्याणम लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, तभी तो ऑपरेटिंग है वो, क्योंकि इंटरेस्ट तो नॉन ऑपरेटिंग है। तो अगर मैं इंटरेस्ट भी माइनस कर दूंगा तो वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? तो जब भी ऑपरेटिंग बोले तो मतलब ये EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कितना है मेरा प्रॉफिट? 34,50,000। नेक्स्ट, डेब्ट आपके पास है जिसमें इंटरेस्ट आपका 7.5 लाख का लगता है। तो ये डेब्ट है आपका, वो पता नहीं है कितने का है, लेकिन ये डेब्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना लगता है? 7.5 लाख। अब बच्चों वही कल वाली चीज हो जाएगी इसमें, अगर ये मुझे इंटरेस्ट की रेट दे देगा तो मैं इसको रेट से डिवाइड करके प्रिंसिपल निकाल लूंगा। टोटल डेब्ट कितना है वो मुझे पता। नीचे देखो आपको KE और KD दोनों दे रखे हैं। जब क्वेश्चन ही दे रखा है तो फिर ठीक है, जो दे रखा है वो ले लेंगे हम। KE कितना है? 16% और KD कितना है? 8%। KD कितना है? 8%। 16 और 8। फर्म के पास एक न्यू प्रपोजल है, जिसमें वो 75 लाख के फंड रेज करना चाहती है। कितने फंड रेज करना चाहती है? और इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग, और इससे इनका प्रॉफिट 14,25,000 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? मतलब अभी जो प्रॉफिट है ना, इसमें 14,25,000 और जुड़ जाएंगे। तो इनका डिजायर इन्वेस्टमेंट कितना है और उससे उनको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा? 14 लाख। ये एक्स्ट्रा होगा, इनको क्या होगा? नेक्स्ट, टू फाइनेंस, इसको फाइनेंस करने के लिए इनको जो एडिशनल डेट लेना है वो 8% पे मिलेगा। इनको कितने पे मिलेगा? अब कमाल बात है, पहले भी तो 8 पे ही मिल रहा था, पहले भी KD 8 थी, अभी भी कितनी है? 8 है। और इट विल नॉट यूज एनी इक्विटी, ये इक्विटी यूज नहीं करेगी, बिल्कुल इक्विटी यूज। आपको बोला गया है आप प्रपोजल के पहले की WACC निकालो और प्रपोजल के बाद की WACC निकालो। ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, उसमें भी वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं, उससे भी सॉल्व हो सकता है ये, और नॉर्मल इस चैप्टर के हिसाब से भी हो सकता है। तो अभी अपन इस चैप्टर पे स्ट्रिक्ट रहेंगे और इस चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो, 2 बार सॉल्व होगा ये, एक बिफोर प्रपोजल वो 75 लाख के पहले, और एक प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद। स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको। WACC निकालनी है, WACC बोर्ड पे देखना। स्टेप 1, मेरे पास इंटरेस्ट है तो मैं डेट निकाल सकता हूँ, तो पहले मैं वैल्यू ऑफ डेट निकालूंगा। इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 7.5 लाख, और ये कितने की वैल्यू है? 8%। तो डिवाइड बाय 8% कर दो, 93,75,000। ठीक है बच्चों। अब मेरे बच्चों, अगर मैं WACC निकालूं तो हमारा फॉर्मेट ये होता है, सोर्सेस, तो उसमें मैं इक्विटी शेयर लिखूंगा, उसको उसकी KE से मल्टीप्लाई करूंगा, डेप्ट लिखूंगा, KD से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन KE तो है मेरे पास, लेकिन इक्विटी शेयर की वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो थोड़ा इक्विटी शेयर का वैल्यू लॉजिक से निकलेगा। किससे निकलेगा? ठीक है, थोड़ा वही तिकड़म लगानी पड़ेगी। कैसे? जैसे अभी आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आया होता तो आपका दिमाग किस दिशा में दौड़ता है इसको करने के लिए? वेरी गुड बेटा। ठीक है, किस तरीके से चलेंगे हम लोग कि हमारे पास EBIT तो है और हमारे पास इंटरेस्ट भी है। अब EBIT में से जो इंटरेस्ट चला जाता है तो EBT बचता है। वो EBT किसके लिए होता है? इक्विटी के लिए होता है, ठीक है। टैक्स तो है ही नहीं,
तो ये उनको मिलेगा वो प्रॉफिट है, और उनकी कमाने की रेट 16% है। तो अगर उनकी कमाने की रेट 16% है तो डिवाइड कर दूं 16% से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। वही एग्जांपल याद रखना जो कल दिया था कि 10 लाख का 10% अगर 1 लाख होता है तो 1 लाख को 10% से डिवाइड करके 10 लाख भी आ सकता है। रूल प्रिंसिपल पे रेट लगाने से अगर इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करने पे प्रिंसिपल भी आ सकता है। और छोटा बोलूं तो ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू निकल सकती है तो नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू भी निकल सकती है। ये हम ग्रॉस और नेट का ही कंसेप्ट चल रहा है बस, और ये बहुत बार काम आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो EBT निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको EBT कितना बचेगा, हमारे पास प्रॉफिट था 34 लाख, टैक्स था नहीं, और इंटरेस्ट था 7.5 लाख, तो ये कितना बचा। क्या मैं इसको अर्निंग फॉर ESH बोल दूं, क्या बोल दूं इसको। अगर हमारे पास जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो जो बचा है वो इक्विटी वालों को ही तो मिलेगा, तो ये इक्विटी की वैल्यू है, तो ये इक्विटी की वैल्यू आ गई, और उनकी कमाने की रेट तो है ही, तो उनका ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा, नेट से ग्रॉस कर लो। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, उनका कमाने का रेट है 27 लाख, सॉरी कमाने का अमाउंट है 27 लाख और कमाने की रेट है 16%, तो डिवाइड कर दो 16% से। ठीक है मेरे बच्चों, और अब टेबल बना लो, और टेबल जो हम लोग बना ही रहे हैं, सबसे पहले सोर्सेस, क्या क्या सोर्सेस है, फिर अमाउंट इक्विटी का कितना है 168, और डेब्ट का कितना है 93 लाख, फिर COC इन परसेंटेज, और फिर COC इन रुपीस। इसका परसेंटेज है 16 और इसका परसेंटेज है 8। इसको 16 से करो, वही आएगा 27 लाख, है ना, वही तो आएगा, डिवाइड करके वही निकाला था, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा यही आएगा बच्चों, और इसको टोटल करोगे और इधर इसको टोटल करोगे, इधर टोटल तो वही आएगा 34 लाख, इधर WACC 34,50,000 अपॉन 2,62,50,000। आपकी COC की शीट रेडी है, लेके जाना कोई, देखिए इंटू 100 13.14। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, 13.14। आ रहा है। अब आगे आफ्टर प्रपोजल, जरा सामने देखना। अब बच्चों उसने कहा था कि ये जो 75 लाख है ना, ये पूरे डेप से लेगा ये इक्विटी इशू, तो अगर मैं WACC निकालूं तो मेरा डेप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरा डेप, और डेप का रेट तो 8 ही रहेगा, लेकिन इक्विटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि इक्विटी के ही अब 16 थोड़ी रहेगा, क्योंकि मेरा EBIT बढ़ेगा, EBIT बढ़ेगा तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स बढ़ेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बढ़ेगा तो उसकी रेट पे फ़र्क आएगा, रेट के फ़र्क आएगा तो KE पे भी फ़र्क आएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, पहले न्यू EBIT लेंगे। न्यू EBIT कितना आएगा, पहले वाला था 34,50,000, था नहीं था 3450, प्लस नया वाला, प्लीज़ भाई इधर देख लो, ये आ गया प्लस करके आउटर कॉलम में, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। पहले लगता था 7.5 लाख का लगता था, अभी 75 लाख के डेप और इशू करूंगा, उस पर भी 8% लगेगा, तो 2 ब्याज लगेंगे, तो दोनों ब्याज ले लो। पहले का तो 7.5 लाख और अभी का 75 लाख का 8%, 6 लाख 13 लाख
सबको यहाँ तक समझ में आया होगा तो आगे बढ़ेंगे। EBIT पहले वाला लिया, अभी वाला लिया, तो इंटरेस्ट भी पहले वाला लिया, अभी वाला लिया। इंटरेस्ट पहले वाला तो गिवन था, अभी वाला कितना आएगा? 7.5 लाख का मेरा 75 लाख का इन्वेस्टमेंट है मेरा, और पूरा इन्वेस्टमेंट डेब्ट से ही फाइनेंस कर रहा हूँ मैं, तो 75 लाख पे 8% ब्याज देना पड़ेगा। तो 75 लाख का 8% कितना आया? 6 लाख, और पहले का ब्याज 7.5, टोटल मिला के 13.5। तो ये बचा मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स है ही नहीं तो मैं EBT लिखता ही नहीं हूँ इसको, मैं इसको लिखता हूँ जो पहले लिखा था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। या इक्विटी की अर्निंग है 35 लाख। ठीक है बच्चों, तो अब इक्विटी के वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले अगर इक्विटी की वैल्यू ये थी तो अभी जो पहला पैसा है वो तो पूरा डेब्ट से उठाया मैंने, तो डेब्ट की वैल्यू में फर्क आया, इक्विटी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन इक्विटी की अर्निंग में फर्क आ गया, तो वो अर्निंग को जब मैं इसकी वैल्यू से करूंगा डिवाइड, तो रेट आ जाएगी इसकी, तो इसकी KE चेंज होगी। तो KE कितनी आएगी इसकी? अर्निंग तो लो तुम 35 लाख, वैल्यू वही ले लो 168 और इंटू 100 9 ले लूं 20.9। ठीक है, अब फिर वही फॉर्मूला लगा लो, सोर्सेस अमाउंट। ठीक है, सोर्सेज में बच्चों इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया, वही आएगी 168। डेप में फर्क आया है, डेप पहले की 93 का था, 75 लाख का और आया है, तो प्लस 75 लाख कर लो, यही आएगा। ये कोइंसिडेंटली ऐसा आया, ऐसा जरूरी ये तो पता नहीं कैसे आया ये, है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे करने, ऐसे तरह के क्वेश्चन में ऐसा सेम आता हो। ठीक है, इक्विटी की KE चेंज हो गई 20.9 और इसका डेप तो वही है 8, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 35 ये तो ये आएगा 13,50,000। ये आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48,76,875 और ये डबल कर लो 37,50,000 है ना। अब W है 48,76,375 डिवाइड बाय 337.50। 14. आंसर चेक कर लो एक बार, 14.45 ये आ रहा है। ठीक है, इसने वेट लेके करा है, डायरेक्ट करा है? फोटो ले लो तुम इसका, कॉपी में भी उतार लेना एक बार। एक बात समझो मेरी, इसमें एक बच्चा गलती भी कर सकता था। गलती क्या कर सकता था? मेरे को क्रॉप कर देना, नहीं मानेगी तू? हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसमें एक गलती हो सकती थी। आप लोगों ने ये 168 लिया, ठीक है, एक तो सबसे सड़ी गलती तो बच्चा क्या करता कि डेप में तो डेप जोड़ देता, इक्विटी तो सेम है और KE भी सेम ही ले लेता 16, तो उसको क्लिक ही नहीं करता कि KE चेंज होगा। और एक गलती वो क्या कर सकता था कि वो जो KE है, KE वो इसके ऊपर अप्लाई करके, KE हमारी पुरानी वाली अर्निंग पे KE अप्लाई करके 27 लाख लेता और नई वाली अर्निंग में जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो उसमें जोड़ देता, कि ये सोचकर कि आज मेरे 14,75,000 बचे हैं, 14,75,000 में से इतने का मैंने ब्याज दे दिया, तो जो बचे वो इक्विटी के वो उसमें ऐड हो जाते, तो उससे आंसर में फ़र्क आ सकता था। पहली वाली गलती तो सबसे कॉमन है जो करते बच्चे, जो पहली वाली गलती करते उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, उनको ये याद आना चाहिए था कि हमेशा अगर आप पैसा डेप से उठाते हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पैसा डेप से उठाने पे इंटरेस्ट तो उनको एक फिक्स रेट से देना पड़ता है, लेकिन जो पैसा बच जाता है वो पूरा किसको मिलता है? इक्विटी वालों को मिलता है। वो मिलना चाहिए था,
तो यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रही है हमें। जैसे आज आपको प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ 14-25 का और ब्याज तो 6 लाख ही देना है एक्स्ट्रा, तो 14 में से 6 गए तो जो 8 लाख बचे वो इक्विटी को ही तो मिलेंगे, इसलिए उनका इक्विटी का अर्निंग भी बढ़ गया। ठीक है, अच्छा पहली दूसरी वाली तो गलती नहीं होगी आपसे, दूसरी वाली में तो सेम आएगा आंसर, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ये 16% लगाओ तो 27 लाख आ रहा है और इनका एक्स्ट्रा अर्निंग कितना है, आप 14-25 में से 6 हटा दो, 8-25 बचेगा, वो 8-25 इक्विटी को ही मिलेगा, तो वो 8-25 आप 27 में ऐड कर दो, तो 27 में 8-25 ऐड करो कितना आएगा 35-25, और अभी भी कितना आया है 35-25 ही आया। ठीक है, वैसे भी हो सकता था कि इक्विटी में ऐड करके, लेकिन उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, पहले वाले में तो गलती हो जाता, अगर मैं के क्या मान लेता, सेम मान लेता, के तो सेम कभी माननी नहीं है। क्यों नहीं माननी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वजह से। किसकी वजह से, फिर सुन लेना, जब भी हम पैसा डेब्ट से उठाते हैं तो फायदा इक्विटी वालों को होता है, याद है ना तुम्हें, बोलो ये लाइन, जब भी हम पैसा डेब्ट से उठाते हैं फायदा इक्विटी वालों को होता है। ठीक है, क्योंकि हमने डेब्ट से पैसा उठाया तो हमारी अर्निंग थी 14-25, कितनी थी, लेकिन उस पर डेब्ट पे इंटरेस्ट कितना देना था 6, तो 14 में से 6 गए, कितने बचे, ये 8 किसको मिलेंगे, इक्विटी। तो इक्विटी की वैल्यू तो बढ़नी थी और वैल्यू बढ़ेगी तो के पे भी फर्क आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक कंपनी के 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर से 100 रुपये का एक है। ठीक है भाई, मैंने तुम लोगों को कन्वर्टेबल डिबेंचर की भी कॉस्ट निकालना बताया था ना, हाँ याद है किसी को, क्या था, फेस वैल्यू 100 है, कुछ भी नहीं था, सेम था, अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही होती थी, आरवी माइनस एनपी करते थे सब, बस आरवी फर्क आता था। आरवी क्या लेते थे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स में उनको देने वाला हूं उसकी, यही याद आ रहा है। ठीक है, अब हम्बल रिक्वेस्ट है, आज लास्ट लेक्चर है इसका, अनसोल्ड इलस्ट्रेशन कुछ 18 के आसपास करे थे, ये 7 के आसपास, मतलब 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे करे इसके पूरे 25 के 25 एक बार ढंग से देख लेना, देखने के बाद शीट उठाना, डायरेक्ट शीट मत उठाना। अभी आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह पे कमांड नहीं है क्योंकि आपने घर पे नहीं पढ़ा है, आपको देख के सब व्यतीत होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर तो किसी ने भी अभी तक घर पे नहीं पढ़ा होगा, एक बार चैप्टर को घर पे पढ़ना जरूरी है, पूरा पढ़ना घर पे ढंग से शुरू से एंड तक, फिर शीट उठाना और फिर टेस्ट देना। चलो, 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 रुपये का है, मैच्योरिटी पीरियड, इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 6। मैच्योरिटी पे ये 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्जन रेशो कितना है 1:2, एक के बदले में, मतलब जिसका एक डिबेंचर है उसको 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। नेक्स्ट, आपका रिस्क फ्री रेट RF 10 है, RF कितना है, जब ये RF फारेफ बोल रहा है तो हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि CAPM मॉडल लगेगा, यहाँ के कैसे निकलेगा, RF आपका 10 है, और रिस्क प्रीमियम ये RM नहीं है, रिस्क प्रीमियम मैंने कहा था RM माइनस RF को बोलते हैं, याद आ रहा है, लिखाया भी है कॉपी में और बोला भी है कि रिस्क प्रीमियम गिवन होगा आपको कभी कभी, तो रिस्क प्रीमियम में आप मार्केट रेट मत ले लेना उसे, ये RM माइनस RF है, इसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। कितना है ये, बोलो भाई, 18 है, कितना है, इसका मतलब RM 28 होगा, RM कितना होगा, क्योंकि 28 में से RF 10 है, तो 28 में से 10 गए तो ही तो 18 बचे, तो अगर ये प्रीमियम 18 है तो आपका मार्केट रेट 28 होगा, और 28 में से 10 जाके कितना आया है, अब 28 में से 10 हम खुद भी माइनस कर सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के RM ना देकर रिस्क प्रीमियम दे देता है ताकि आप गलती करो इसे RM मानने की, RM नहीं है, और जानबूझ के मार्केट भी लिखता है उसमें, मार्केट भी लिखता है, ये रिस्क प्रीमियम भी तो लिख सकता था लेकिन मार्केट भी लिखता है ताकि आपको लगे ये मार्केट रेट है, प्रीमियम पे आपकी नज़र ना जाए। बीटा 1.25 है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 12.76 का अभी, और 5 years एगो इट पेड डिविडेंड ऑफ 10, चलो इसको भी लिख देते हैं, मतलब D0 था 10 और D5 है, बच्चों इधर देखो, 10 साल पहले 5 साल पहले डिविडेंड दिया था ये, और 5 साल बाद कितना दिया है अभी, ये दिया है। ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 5% है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब डिबेंचर की इन्फॉर्मेशन है। नीचे आता हूं तो प्रेफरेंस शेयर की भी इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस शेयर इतने का है, फलाना है, और नीचे आता हूं तो अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है कितना 40%। ठीक है, कैलकुलेट
कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। पाप कटा, अप्रोक्सीमेशन से पूछा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को किससे पूछा है? यील्ड टू मैच्योरिटी। करे सॉल्व। और इसमें WACC नहीं पूछा है क्योंकि दोनों की कॉस्ट निकालने में इतना टाइम लग जाएगा, और कॉस्ट एक बार निकल जाती है तो WACC में क्या है, ठीक है, तो निकल ही जाएगी। चलो तो सबसे पहले KD निकालेंगे अपन लोग। क्या निकालेंगे? KD के लिए पहले जो जो दे रखा है वो देखो प्लीज। अब आप लोग बोर्ड पे देखो, जो इजीली निकल सकता है वो तो निकाल लूँ मैं। KE का फॉर्मूला होता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये है 10, ये है 18, और बीटा कितना है? 32. क्या आई बच्चों ये? KE नहीं चाहिए हमें, KD चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहां देखो, KD का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन से ये है I1 माइनस टैक्स RV माइनस NP अपॉन N, जिसमें RV होती है इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस। इक्विटी शेयर का कन्वर्जन रेशियो तो है, मार्केट प्राइस नहीं है, लेकिन KE है। तो KE के फॉर्मूले से KE में आता है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, तो उधर ऊपर नीचे करके मार्केट प्राइस आ सकती है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी आती है। और ग्रोथ निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये रही, सेम वही कल वाली इंफॉर्मेशन, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लगेगा फॉर्मूला, कैसे लगेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट 1 प्लस रेट पावर n। तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू लोगे 12.76 और अभी की वैल्यू लोगे 10, रेट को रेट लोगे और n 5 लोगे। क्या ही हो जाएगा सॉल्व? भाई तू सॉल्व कर रहा है या कैसे कर रहा है ये? याद है कैसे करते हैं इसको? डर्टी पावर है 11.9 आ रहा है भाई का। तो भाई ये डर्टी पावर वाली चीज़ इतनी बार आ चुकी है। अब मेरी बात सुनो, किसी को ना आया हो शर्माओ मत, मैं अलग से बता दूंगा उसकी बेंच पे आके, शर्माना मत। लेकिन ये ना आता हो तो पूछ लेना। डर्टी पावर वाली चीज़ याद है ना? 12 बार रूट दबाओ, उसके बाद -1 करो, उसके बाद इंटू पहले, हाँ डिवाइड होता है, पहले डिवाइड होगा इसकी पावर से, जो डर्टी, जैसे ये 1.276 ये जो है इससे, ठीक है, सॉरी पावर से मतलब 5 से, इसकी पावर 5 है उससे डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर +1 होगा और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। तो जो आप 12 बार रूट करोगे ना, वो किसको करोगे? इस मेन फिगर को। ये सब मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी थी, पहले मेन फिगर को ऐसे करो ऐसे करो, पूरी 5 स्टेप मैंने लिखी हुई है, ठीक है, कर लो। 4.99, ठीक है। और अभी फिर बोल रहा हूँ, क्लास के बाद 2 मिनट मेरे से पूछ लेना, किसी को अभी भी ये ना आता हो तो ग्रोथ आ गई मेरी। कितनी आई ग्रोथ? 5% आ गई, ठीक है। प्रथा अभी मैं समझा दूंगा वापस, ठीक है। आ गया तेरा? तू बता देना एक बार। चलो इधर देखो, अब मैं फिर KE का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस चाहिए। तो KE का फॉर्मूला है DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ, प्लस G को इधर ले आता हूँ मैं माइनस में। KE था मेरा 32.5 और ग्रोथ थी मेरी 5, यही था। डिविडेंड 12.76 तो पिछले साल का था, इसमें ग्रोथ ऐड करो, एक्सपेक्टेड वाली निकालो, मतलब इसमें ग्रोथ ऐड करके अभी वाला डिविडेंड लो। 12.76 में 5% जोड़ो, कितना आएगा? 398। और अब बस मार्केट प्राइस नहीं है मेरे पास, तो आ जाएगा इंटू 100। अब क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में है तो इंटू 100 हटा सकता हूं मैं, ये दोनों परसेंटेज में ही है ना। 32 में से 5 हटाओ, कितना आएगा? 27.5, और 27.5 इधर जाएगा, मार्केट प्राइस इधर आ जाएगा 48.72। क्या हुआ बेटा नवलीन? पलक कुछ डाउट है बेटा? पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज थी इसमें ग्रोथ, क्या थी? और ये ग्रोथ कल भी ऐसे ही निकाली थी मैंने,
बाकी के ई फेई तो सबकी सही आएगी, एक CAPM किसका गलत जाएगा, तो सबका सही आएगा। और फिर क्लिक करने वाली बात थी कि हमें कन्वर्टेबल डिवेंचर में शेयर की मार्केट प्राइस चाहिए, तो मार्केट प्राइस कहाँ से आएगी इसमें गिवन। तो हमने दिमाग क्या लगाया कि मार्केट प्राइस कहाँ से निकालते हैं हम लोग, KE के फॉर्मूले से, क्योंकि KE का फॉर्मूला क्या होता है, DPS अपॉन मार्केट प्राइस। वहाँ DPS था मेरे पास, मार्केट प्राइस नहीं था, KE था मेरे पास 32 और ग्रोथ भी आ गई मेरे पास 5, तो इधर उधर करके एक वेरिएबल गायब हो तो आराम से निकल सकता है। ये स्टेप 1 थी मेरी KE, स्टेप 2 थी मेरी ग्रोथ और स्टेप 3 थी मेरी मार्केट प्राइस। अब स्टेप 4, और ये सब मैं पार्ट 1 में कर रहा हूँ, KD निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ। अब मैं ले लेता हूँ मार्केट प्राइस, RV निकाल लेता हूँ RV। तो RV होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो ये शेयर्स की मार्केट प्राइस है 48.72 और ऐसे 2 शेयर दूंगा मैं, तो इंटू 2 कर लो, 97.4। अब KD का फॉर्मूला लगाओ, I इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा, फेस वैल्यू 100 है और इंटरेस्ट 15 है। टैक्स कितना है, टैक्स 40%, प्लीज प्लीज इधर देखो, प्लस RV 97.44 और नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो ये यही लेता मैं, लेकिन इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है, कितनी है फ्लोटेशन कॉस्ट, 5%, तो इशू करने में 5% फ्लोटेशन लगेगी, तो 95। और N आपका 11 साल है ना, कितना है 6 साल। बेटा 6% फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड में से माइनस होती है, कि अरे नेट प्रोसीड निकालने के लिए माइनस होती है, ठीक है, पहली बार नहीं कर रहे, फ्लोटेशन कॉस्ट हर बार माइनस होती है। किस में से माइनस होती है, इशू प्राइस में से। किस में से माइनस होती है, इसमें इशू प्राइस गिवन नहीं थी तो मैंने 100 ही मान ली, और कोई ऐसा तरीका भी नहीं था जिससे इशू प्राइस निकले। और रिडम्पशन वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, जो शेयर्स दे रहा हूं उसकी मार्केट प्राइस, क्योंकि ये कौन से शेयर्स है, कौन से डिबेंचर है, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में ये सब लिखा रखा है, क्वेश्चन भी कर रखे हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं RV में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन, जो हम इक्विटी शेयर देते हैं ना उसकी प्राइस देते हैं, ठीक है। और डिवाइड में लेंगे 97.44 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर लो, KD आ जाएगा। कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बीजे। इंटरेस्ट की कोई गलती तो नहीं करी अपन ने, इसकी मार्केट वैल्यू 65 आ रही है। सात साल, अरे हाँ यार एक गलती कर गए अपन। एक्चुअली है ना, इसने हमें डिविडेंड दिया था 12.76 का, 5 इयर्स एगो का डिविडेंड था 10 और 5 साल बाद का था 12.76। लेकिन अपन लोग जब ये निकाल रहे हैं तो अपन तो जब रिडीम कर रहे हैं तब की निकाल रहे हैं ना, तो रिडीम तो हम 6 साल बाद करेंगे, तो वो ग्रोथ 6 साल की ऐड होगी ना, 1 साल की थोड़ी ऐड होगी। हमने ये 12.76 जो डिविडेंड था उसके अंदर हमने सिर्फ 1 ही साल की ग्रोथ ऐड करी। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 5 साल बाद, जैसे 5 साल पहले था 10, 5 साल बाद हुआ 12.76, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इसमें एक ग्रोथ ऐड कर दी तो 1 साल की ग्रोथ ऐड हुई। लेकिन रिडीम तो वो 6 साल बाद होंगे, तो n तो 6 लूँगा ना मैं, तो 6 बार ग्रोथ ऐड होगी, तो 6 बार ग्रोथ ऐड होगी, तो वो इस वजह से हमने डिविडेंड ही गलत लिया इसमें। तो डिविडेंड सही लो पहले तो, हाँ फिर 7 बार लेंगे, क्योंकि 1 बार तो अपन एक्स्ट्रा लेते ही अगले साल के लिए, और 6 साल n है आपका। हाँ किस पे, इसमें गलत आएगा, करके देख ले, तो गलत ही है ना, इसलिए 13.10 थोड़ी है, 24 है। बेटा तू मेरी बात सुन, अगर तू इसमें ग्रोथ ऐड कर देगा, ठीक है, तो वो चीज़ का इफेक्ट तो सिर्फ इधर आ रहा है, और ये तो सबको क्यूमुलेट करके निकली है, तो वो ग्रोथ तो सब में ऐड हो जाएगी, फिर ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। तो एक चेंज होगा इसमें, ये चेंज, अब सुन लो, 1 मिनट सुन लो। यहाँ पे मैं 32.5 ही लूँगा, मार्केट प्राइस मुझे कैलकुलेट करना है, डिविडेंड बस कैसे लूँगा ये सुनना,
12.76 मैंने ले लिया था और उसमें 1 साल की ग्रोथ ऐड करी थी, लेकिन 6 साल बाद रिडीम होंगे तो वो 6 भी ऐड होंगे, तो मतलब 7 साल की ग्रोथ ऐड होगी इसमें, तो प्लस 5% 7 बार कर लो। 12.76 को 7 बार ग्रोथ ऐड करो, 7 बार 70 ठीक है, और प्लस जी आपका 5% है। अब ये 5 इधर आएगा, मार्केट प्राइस निकल जाएगी। 17.95 डिवाइड बाय 32 में से 5 जाएंगे, 27.5%, 65 यही आ रही है इसकी। एक बार ये चीज़ फिर वापस समझ लेना, देखो ये 10-12 सबकी गुत्थी, यहाँ देखो ये 10 था पहले, 5 साल बाद हो गया 12.76, 5 साल बाद। तो ये 10 और 5 साल के चेंज से मुझे ग्रोथ पता चल गई कि ग्रोथ कितनी है फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से। अब मैं 5 साल बाद आज यहाँ खड़ा हूँ, ये रिडीम अभी 6 साल बाद होंगे, ठीक है, तो मुझे जो मार्केट प्राइस लेनी है वो 6 साल बाद की लेनी है, आज की नहीं लेनी है। तो अगर मैं आज का डिविडेंड का फॉर्मूला लगा दूंगा तो आज की मार्केट प्राइस आ जाएगी, मुझे मार्केट प्राइस चाहिए 6 साल बाद की, ठीक है, तो मुझे डिविडेंड भी 6 साल बाद का लेना पड़ेगा। तो मैंने ये डिविडेंड आज का ले लिया, वो गलती हो गई, तो इसमें 6 साल का ग्रोथ ऐड किया तो 6 साल बाद का डिविडेंड आया। और 1 साल की ग्रोथ तो हम ऐड करते हैं क्योंकि करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का होता है डिविडेंड, और करंट ईयर के लिए हम 1 साल की ग्रोथ ऐड करते हैं, तो 6 + 1 कितने साल की ग्रोथ हो गई, वो 7 साल। तो ये समझ लेना बराबर से कि मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मुझे मार्केट प्राइस 6 साल बाद का चाहिए, क्योंकि कन्वर्ट कब होंगे ये 6 साल बाद। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 है, तो 6 साल बाद की प्राइस लेनी है, तो डिविडेंड भी 6 साल बाद का ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये सही करो, कितना आएगा, 65.27 इंटू 2, 130.54, और यहाँ पे भी आएगा 130.54, 130.54 और इंटू 100, 13. ठीक है, फोटो ले लो इसका, और इसमें अभी वो भी निकालनी है, यील्ड टू मैच्योरिटी। लो जल्दी लो। नेक्स्ट, अब इसका बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, तो प्रेफरेंस शेयर की डिटेल लिखते हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का एक है, 5% प्रेफरेंस शेयर है, एक कितने का है, 100 रुपये का। इशू हुआ है प्रीमियम पे, किस पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है, रिडीम होंगे 10 साल बाद, तो एन कितना है आपका, फ्लोटेशन कॉस्ट इस बार भी आपकी कितनी है, 6%। इशू प्राइस का है, किसका है, और टैक्स रेट आपकी 40% है। टैक्स कितनी है आपकी। नेक्स्ट, वैसे प्रेफरेंस शेयर में टैक्स का कोई काम होता नहीं है। अब बच्चों यील्ड टू मैच्योरिटी से करना है, तो हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी से सामने देखो कैसे करते हैं कि जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर आ जाएंगे, तो 2 रेट लेके करना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे 2 रेट, एक आइडिया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि ये कंपनी 5% डिविडेंड देती है, तो 5% ही एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से, तो मिनिमम ज़्यादा 10 पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मिनिमम 5 ही है। पहली रेट 5 ही ले लो तुम, फिर उसके आसपास का पता चल ही जाएगा। तो मैं पहले यहाँ कैश इनफ्लो ले लेता हूँ, यहाँ ईयर ले लेता हूँ, कितने साल का मैच्योरिटी है, 10, तो 1 से 10 साल तक मुझे 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा, मेरी बात सुनो, डिबेंचर में ये चीज़ करता तो जो इंटरेस्ट लेता वो आफ्टर टैक्स करता, डिविडेंड में आफ्टर टैक्स, डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो डिविडेंड सीधा ले लेता हूँ, इंटरेस्ट लेता तो आफ्टर टैक्स लेता। याद रखोगे ये बराबर। चलो ये 5 आ गया, और 10th ईयर में मेरे को मैच्योरिटी पे कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू कुछ ना की बनो तो 100 ही लेता हूँ, तो रिडीम कितने पे होंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो 5% का,
तो यहाँ एन्युटी फैक्टर लो 10 ईयर्स का और यहाँ 10th ईयर का, यहाँ 10 ईयर्स का, यहाँ 10th ईयर का 7 और 10th ईयर का मल्टीप्लाई कर लो। अरे अब मेरी बात सुनो, ये तो इनफ्लो है, आउटफ्लो सो नहीं है क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। तो कैश आउटफ्लो आएगा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितनी है 100 माइनस 6% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है ना प्रीमियम पे। हाँ सॉरी, शेयर किस पे इशू हुए हैं अपन यहाँ पे बच्चों, अपन यहाँ पे आउटफ्लो में नेट प्रोसीड लेते हैं। तो ये शेयर इशू हुआ है 10% प्रीमियम पे, तो 110 हो गया और उसमें से माइनस होगी 6% फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको 4 मत लेना नेट में, ये एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ, ये आएगा और फिर 6% कितना आएगा, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, प्लस माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, कम आ रही है, मतलब इनफ्लो कम है मेरा, इनफ्लो कम है तो इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा, इनफ्लो बढ़ाना है तो रेट कम लेनी पड़ेगी। तो एक 5 ले ली थी, एक 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 3 ले लेते हैं। यहीं पे 3% से बता दो मुझे, 8.530 और 8th ईयर का 10th ईयर का गड़बड़ मत करना, जल्दी जल्दी में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना वापस, ये तो खुद प्रेजेंट वैल्यू है। इसको करना 5 को करना 8 से 42 और अब 100 को करना इससे 74 100 ज़्यादा ही आ गई है तो। और इनफ्लो तो एक माइनस में और एक प्लस में। अब IRR लगा लेंगे, कोई डाउट है बेटा? अब KP निकलेगी, क्या निकलेगी, यील्ड टू मैच्योरिटी से। किससे निकलेगी, पहले लोएस्ट रेट 3 P1 लोएस्ट रेट से 117 माइनस P0 103.4, P1 माइनस P0 होता है 103, और अब P1 माइनस P2 लोएस्ट हाईएस्ट रेट 99 और -5 -3 25-30 बार तो लगा चुके होंगे फॉर्मूला अपन। 4 इसने देखो क्या लिया है 2 रेट, और इसका आंसर भी देख लो एक बार। तीन और 5 ही लिए, और फिर यही आ रहा होगा 4.60। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बहुत दिन से चेक नहीं किया, इसको चेक भी कर लो। 4.6 से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ कितना आएगा। टेन 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 साल का, वही वो GT वाला 7.87। हंड्रेड का कितना आएगा 63, तो ये तो आ गया 63.7, और ये मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 39.36, प्लस करो, परफेक्ट। ये आना चाहिए था 103.4 और आ रहा है 103.14, ऑलमोस्ट सेम, मतलब हमारी IRR सही है, हमारी रेट सही है। ठीक है, ये चेक एग्जाम में ज़रूर करना, क्योंकि IRR का एक ही क्वेश्चन आएगा, अपन तो इतने सारे कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं आता कभी भी, तो एक ही आएगा। तो कैलकुलेटर पे रफ में करके आना, ताकि एकदम संतुष्ट हो जाओ कि हाँ सही निकला है। बहुत मेहनत करी हमने इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।